हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा सर जी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और न्यूज़ वन इंडिया परिवार की ओर से हमारे एडिटर इन चीफ श्री अनुराग चड्ढा जी और सीईओ श्री रवि कुमार जी, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत और सम्मान इस मंच पर न्यूज़ वन इंडिया के महाकुंभ महामंथन में। कहते भी है कि राजनीति में जब आप आते हैं तो निश्चित रूप से अपने समाज की आप बात करते हैं, और जब आप सर्व समाज की बात करते हैं तो आप चंद्रशेखर आजाद बन जाते हैं। और जब चंद्रशेखर आजाद बन जाते हैं तो फिर आप अपनी आजाद जबान से ही वो आक्रामक तेवर दिखाते हैं जिसमें जनता के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। उस पहचान आज यहाँ पर है और उतने हमारे श्री अनुराग चड्ढा जी एक सशक्त और दमदार आवाज के साथ अब होगा वार्तालाप और उसमें होगी बातचीत, वो अनछुए पहलू बढ़ेंगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू सर। न्यूज़ वन इंडिया के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं चंद्रशेखर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत कीमती समय में से अपना समय निकाला हमारे लिए, और मुझे याद है कि जब हम इनको इनवाइट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यार मुझे इनवाइट मत करो, और जिस होटल में आप इनवाइट कर रहे हो उसके इतने लोग मेरे आएंगे कि उसके शीशे तक टूट सकते हैं। और वाकई जो आपके फॉलोअर्स की संख्या है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपने कहा था कि अभी तो मैंने बताया नहीं है अपने लोगों को कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद भाई। धन्यवाद अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन चंद्रशेखर भाई के बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो राजनीति में बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, लेकिन जो राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, वो ब्रांड बन जाती हैं। और जो नया नया राजनीति में व्यक्ति उभरता है उसे गिराने की, डराने की बहुत कोशिशें होती हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो व्यक्ति उभर रहा है इसमें दम है, ये कल को आगे जाएगा, उनकी जगह लेगा। इसलिए उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और चंद्रशेखर जैसे और न जाने कितने लोग हैं जिनको उभरने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर उन लोगों में से हैं जिन्होंने संघर्षों का चट्टान की तरह खड़े होकर सामना किया और आज एक बड़ा दरख्त बन चुके हैं। तो एक बार जोर से तालियां चंद्रशेखर जी के लिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब ये सहारनपुर में अपनी एक्टिविटी शुरू कर रहे थे राजनीति की, तो जो उत्तर प्रदेश में जो लोग कहते हैं कि भाई जो दलित राजनीति है उसकी तो सिर्फ मायावती मसीहा है, ऐसे में दलित पॉलिटिक्स का और दूसरा कोई मसीहा नहीं बन पाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में पहुंचकर उन लोगों के प्रश्नों का जवाब दे दिया है और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो भविष्य की दलित पॉलिटिक्स है वो किसके हाथ में जाएगी। और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर दे दिए हैं और उनके जवाब आज हम चंद्रशेखर आजाद से लेने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मायावती की पार्टी भी ज्वाइन की थी, काम किया था आपने मायावती जी के साथ, तो बसपा छोड़ने की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा सभी लोग शांत रहें, आजाद भाई का वक्तव्य सुने। वो मान्यवर काशी राम जी द्वारा आंदोलन जी, प्रयास था 2000 कि वो ही आंदोलन आगे बढ़े। जब हम बाबा साहब को और अपने नेता काशीराम जी को याद करते हैं, आपने अपनी आखिरी पार्टी आरपीआई बनाई थी, लेकिन आरपीआई में उनको उस तरह से संघर्ष करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो उस समय जो आरपीआई के लेफ्टिनेंट थे, आरपीआई के जो लीडर थे, उन्होंने काशीराम साहब को नकार दिया। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन अब जो मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट के हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके बिना कामयाब हो सकते हैं। तो फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने, हमारे परिवार ने तय किया कि जब हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम जेल जाते हैं, मुसीबतें झेलते हैं,
जब हम सर परेशानी का सामना करते हैं और हम समाज के लिए, लोग तनख्वाह पे काम करते हैं, सरकारी प्राइवेट, हम बिना तनख्वाह के काम करते हैं, तो इस काम को हम अपने हाथों में क्यों ना लें? क्योंकि इसके पीछे भी बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन थी कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज प्रदेश और देश को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर योग्य लोग शासन कर रहे, उम्मीद है कि ये फूले साहू अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना जो है वो आने वाले समय में पूरा करेगा। आपने मायावती जी से भी कुछ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। आपने कहा मेरी वो रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कह दिया कि मेरा कोई भतीजा नहीं है। तो क्या मायावती जी को लग गया था कि जो व्यक्ति एक दलित पॉलिटिक्स के रूप में उभर रहा है वो एक दिन दरख्त बन जाएगा, इसलिए उसे दरख्त बनने से पहले ही खत्म कर दो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी नेता भी हैं, और मैं तो आपके मंच से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, अभी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई, एकलव्य के किस्से पे चर्चा हुई। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता। तो एकलव्य ने अपना काम नहीं छोड़ा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के उसके सामने ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, और एक समय आया कि वो एक ऐसे धनुधर बने जिनका कोई तोड़ नहीं था। तो मैंने भी, उन्होंने भले ही मुझे नकार दिया, लेकिन मैंने हमेशा उनको अपनी बड़ी माना, और मैंने उन्हीं की मूर्ति अपने मन में लगा के, मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति अपने मन में लगा के, और जो काम, आप ये समझिए कि उन्होंने बहुत काम किया, हम नकार नहीं सकते। आज हम आगरा में बैठे हैं। एक समय था कि आगरा में जो एक बड़ी आबादी वो जूते के व्यापार से जुड़ी हुई है, और एक समय था कि बिल्कुल टैक्स फ्री करके आगे बढ़ने का अवसर जो है यहाँ के लोगों को दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों में हिम्मत पैदा हो। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया, नकार नहीं सकते हम, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जैसे आप ये समझिए कि समाज में 10% तबका बहुजन समाज में तैयार हो गया, लेकिन अभी 90% समाज हाशिए पे है। और मेरी और मेरे जैसे लाखों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना तन मन धन, अपना शरीर और अपना जीवन बलिदान करके अपने महापुरुष सीख लेके इस आंदोलन को कामयाब करें कि ये देश समतामूलक समाज बने, ये देश समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का देश बने, ये देश सम्राट अशोक और बुद्ध के सपनों का देश बने। वो तभी संभव है जब बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा आगरा के अपने साथियों का और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के साथियों का, जिनकी वजह से मैं हूँ। मैं तो एक छोटा सा सिपाही, जैसे आपके यहाँ भी जो कैमरे का काम कर रहे हैं वो दिखते थोड़ा ही है, लेकिन उनका भी योगदान है। ऐसे बहुत सारा हिस्सा है जिनका योगदान है, लेकिन दिखता वही जो दिखाया जाता। तो मैं तो इस मूवमेंट का एक जर्रा हूँ, सिपाही हूँ। हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की संघर्ष की वजह से आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ। सांसद जी, आपने बात महाभारत की आपने बात की एकलव्य की और गुरु द्रोण की, लेकिन उस वक्त की महाभारत में गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। लेकिन अगर मायावती जी आपसे वो गुरु दक्षिणा के रूप में मांगे कि आप राजनीति छोड़ दो, तो क्या आज का एकलव्य राजनीति छोड़ देगा अपने गुरु के लिए? देखो, आज मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, और मैं जहां तक समझता हूं, बहन जी समाज का भला चाहती है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरा अंगूठा मांगेंगे। हो सकता है क्योंकि समय बदल गया है। आने वाले समय में उनका हाथ, जरूरी नहीं कि हमेशा गुरु शिष्य का अंगूठा ही मांगे। हो सकता है गुरु शिष्य की परीक्षा ही ले रहा हो, तो एक समय आ जाए कि गुरु कहे कि चलो अब तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखता हूं, तो अब आगे बढ़ो। तो सोचो अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत की राजनीति में क्या होगा। तो फिर आप समझो कि ऐसा होगा। मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूं आपसे, और मैं बहुत हल्की बातें नहीं करता हूं, मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूं, जिस दिन उन्होंने, मैंने हमेशा प्रयास किया, जिस दिन उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि ये मेरा खून है, मेरी औलाद है, इसके साथ खड़े हो जाओ, तो इस देश में कमजोर वर्गों की बच्चों की तरफ, उनके अधिकारों की तरफ कुछ आंख नहीं उठा के देख पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें।
लेकिन आजाद भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, पहनता है 10 लाख के जूते पहनता है, उसको राजनीति में उतारा है। वो 50 करोड़ की घड़ी पहने, वो 50 करोड़ के जूते पहने, मैं बड़ा खुश हूं। मेरा भाई, ये क्या दिक्कत होती है? क्या वो अकेला है जो घड़ी पहनता है? क्या वो अकेला है जो जूते पहनता है? बाकी लोग क्या बगैर घड़ी के रहते हैं? बाकी लोग क्या बगैर जूतों के रहते हैं? और हमने तो बहुत दिनों तक, मैं तो आगरा में बैठ के कह रहा हूं, हमने तो यहाँ जूते बना बना के अपना पेट पाला है। अगर हम जूते पहनने लगे, मगर सोचो कि अगर हम अपने अधिकारों को छीनने वालों को जूते मारने लगे, तब क्या होगा? आप सोचो। लेकिन आजाद भाई, अगर हम आपकी राजनीतिक गुरु की बात करें, चूंकि आपने कहा कि मैंने अपने मन मंदिर में उनकी तस्वीर बसा रखी है, 2007 में मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, 2012 में अखिलेश जी की सरकार आई और मायावती जी एक तरह से हाशिए पर चली गई। 2014 का चुनाव जी, जहां बसपा शून्य पर रही, उसके बाद 2022 की अगर मैं बात करूं तो मात्र एक एमएलए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वापस चलो 2019 की भी बात कर। 19 की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 19 में एक कॉकटेल गठबंधन था। चलो 17 जो की तो जी की पार्टी का भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं इससे सहमत हूं। 2014 में 0, 22 में 1। हाँ, क्या ऐसा सोचा था कि आपने आपके राजनीतिक गुरु की ऐसी हालत होगी कभी? हाँ, मैं इस बात को लेकर चिंता में हूं, क्योंकि मेरी बीएसपी से कोई लड़ाई नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो आंदोलन है, ये कभी किसी परिवार ने नहीं चलाया। इसको चलाने के लिए इसको समझना जरूरी है और इसके साथ उस तरह से जुड़ना जरूरी है। जैसे ये आंदोलन फूले साहब ने चलाया, वो महाराष्ट्र के थे। फिर ये आंदोलन उनके बाद बाबा साहब ने चलाया, वो मध्य प्रदेश के थे। फिर ये आंदोलन उनके बाद बेहतरीन तरीके से मान्यवर काशीराम साहब चला, वो पंजाब के थे। ना परिवार का रिश्ता है, ना रिश्तेदारी है, ना प्रदेश का है, ना जिले का है। फिर वो आगे बढ़ाया बेन जी ने, वो उत्तर प्रदेश की थी। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दुख तो हुआ, क्योंकि एक जो वृक्ष समाज ने सींच के खड़ा किया था, इतना मजबूत वृक्ष, एक समय था कि मान्यवर काशीराम साहब तय करने लगे थे कि बिहार की कुर्सी पे कौन बैठेगा, कर्नाटक की कुर्सी पे कौन बैठेगा, हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा, पंजाब की कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो एक ऐसा कद, पहले रानी का बेटा राजा बनता था। बाबा साहब के सिद्धांत को मान के मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। तो उन्होंने सच्ची में इतना बढ़ाओ कि लोग, कुछ लोग हमारे यहाँ मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन वो सरकारें गिराई भी और सरकारें बनाई भी, और उन्होंने जो त्याग किया, राज जैसे पदों को ठोकर मार दी। तो मैं समझता हूं कि तकलीफ तो थी, लेकिन क्या तकलीफ होने पे, बीमारी हो जाने पे या जख्म हो जाने पे क्या सिर्फ रोते रहना उपाय है, या उस जख्म का अच्छा इलाज करना उपाय है? मैं तो ये समझता हूं कोई चीज सदैव नहीं रहती, और ये विचार, इसमें व्यक्ति विशेष नहीं है, विचार विशेष है। जो विचार के साथ खड़ा है, समाज उसी के साथ खड़ा हो जाता है। मैंने माँ के पेट से नहीं सीखा, मैंने संघर्ष से सीखा। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, मैंने एक बार में 250-250 लाठियां खाई, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मैं चल नहीं पाता सही तरह से, मैं कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि मैंने गोली भी खाई है। आपकी गोली की बात से याद है, जगदेव जी का एक नारा है, गोली और जेल को लेकर और राज को लेकर, उधर आप सुनाइए। तो मैंने गोली खाई, और गोली खा के फिर समाज को लगा कि ये आदमी जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए निछावर कर दिया, इसकी जान पे बनाइए। अब हमने इसकी बहुत परीक्षा ले ली, अब हमें इसका साथ देना है। जब उन्होंने साथ दिया तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, उनके गठबंधनों को छोड़ के हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए नगीना से। तो रही बात बाबू जगदेव प्रसाद की, तो उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अब यहाँ तो जेल भी चले गए इसी पीढ़ी में, और गोली भी खा ली। अब ये सोचते हैं कि और संघर्ष करें, और पिछले जो दिनों में दिल्ली में घटा है, उसके बाद तो आप भरोसा करो, जिस दिन से गृह मंत्री जी ने वो बयान दिया है,
रहा हूं जैसे बहुत कुछ छिन गया हो। मन आता है कि सड़कों पे उतर के सरकार को बताएं कि हम जवाब दे सकते हैं। साथियों से भी चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं भी कुछ पार्टी आंदोलन कर रही है, उनको कर लेने दो, क्योंकि अब हम पे विकल्प है। हम इस बार, एक हरियाणा में एक कहावत है, मैंने हरियाणा चुनाव लड़ा, वो कहते हैं रड़ काट देंगे। इस बार हम सरकार की रड़ काट देंगे, हमने भी तय कर लिया है। और हम पे 14 अक्टूबर 1956 भी एक रास्ता है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का प्रयास करेगा तो 14 अक्टूबर 1956 भी हम पे एक रास्ता है, सरकार भूले ना। और उसके अलावा हम पे संकल्प रास्ता। मैंने कल ही अपने एक बड़े नेता से कहा कि एक दिन के आंदोलन से क्या होगा, ये तो आपने बहुत कर लिया, अगर हिम्मत है तो चलो जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हैं, क्या तो सरकार झुकेगी या फिर हम खत्म हो जाएंगे, तय करो अगर लड़ना है। क्योंकि हम रोज लड़ रहे हैं, कभी लड़ते हैं रेप हो गया, कभी हत्या हो गई, कभी घोड़ी रोक दी, कभी किसी चीज पे थक गए। परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे, जैसे बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, ये भी एक सोल्यूशन है। इसकी तरफ भी मेरा लोगों को आगे बढ़ाने का ध्यान है कि भाई पॉलिटिकल पावर हासिल कर लो तो कोई भी आपको ना लाठी मार पाएगा, ना आपका अपमान कर पाएगा, ना आपके अधिकार छीन पाएगा, बल्कि आपकी कलम में ताकत होगी, जिसे चाहे रोजगार दे देना और जिसे चाहे पैरों पे खड़ा कर देना, जिसकी चाहे जिंदगी बदल देना। मैं गांव में जाता हूं, सड़कें नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री की योजना जल नल योजना अच्छी योजना है, लेकिन अभी तक पटरी नहीं चढ़ी है, गांव खुदे पड़े। तो ये भी एक रास्ता है जो मैंने आपको कहा कि सत्ता में आके भी हम लोग इस काम को कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि एक संकल्प मेरे साथ कर लो कि अगले 2.5 साल घर नहीं जाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और 2027 में पहली इनके ताबूत में, भाजपा के ताबूत में पहली कील उत्तर प्रदेश से ठोकने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में राजकाज लाने का काम करेंगे। सांसद जी, 2024 के चुनाव का जो नतीजा आया जी, उसमें संविधान ने बड़ी भूमिका निभाई। जितने भी जिसमें पॉलिटिकल लोगों ने जितनी चर्चाएं की, जितना मंथन किया, उसमें लगा कि अगर संविधान की बात अगर लोगों तक नैरेटिव नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में हाल नहीं होता। अब आपने बाबा साहेब का जो अपमान है उसको पुरजोर तरीके से उठाया। अमित शाह जी को एक तरह से आपने धमकाया भी है कि समाज ये अपमान भूलेगा नहीं, आप देखते रहिए आगे क्या होगा। तो क्या है मंशा सांसद चंद्रशेखर की? देखो, हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया कि बोलने से गुस्सा निकल जाता है, तो दिल में रखो और समय आने पर जवाब दो। हम 2 अप्रैल को निकले, हम 21 तारीख को निकले, हमने कई मामलों पे एक दिन का धरना प्रदर्शन कर लिया, लेकिन अब मैंने तय किया कि मार्च के बाद मैं घर नहीं बैठूंगा। उत्तर प्रदेश की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई तहसील, कोई कस्बा, कोई शहर हम लोग नहीं छोड़ेंगे जहां जाके हम लोगों से नहीं कहेंगे कि अगर अपमान समझते हो तो अपमान का हिसाब भी चुकाना सीखो। तो मैंने कहा कि जिस कुर्सी में बैठ के हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है, वो कुर्सी हम इनके नीचे तक खींच लेंगे। और फिर जैसे काशीराम साहब ने कहा था कि मैं करोड़पति को रोडपति भी बना सकता हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि जिन्होंने ये किया है उनसे वो कुर्सियां हम लोग छीन लेंगे जिन कुर्सियों पर बैठ के वो इतने अहंकार में है। मतलब आप केंद्र सरकार समझो मेरी बात को, मैं भूलने नहीं दूंगा। हमारे लोग भूल जाते हैं, ये भावनात्मक लोग हैं, ये भूल जाते हैं, इनको भूलने नहीं देना है। जिस दिन इन्होंने भूलना बंद कर दिया ना, मैं आपको लिख के देता हूं, इन पे जुल्म होना बंद हो जाएगा। हमारे एक बड़े नेता 90 साल के मुझे मिले, अभी बीकानपुर में एक घटना हुई थी उसमें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि याद रखो जिस दिन आप करो मरो पे उतर आए उस दिन आपकी हत्या होनी बंद हो जाएगी। और मैंने उस बात को बहुत सोचा, जाके मैं वकील हूं, हर चीज को तर्क की कसौटी पे ले जाता हूं, तो मैंने सोचा उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि हम संविधान, पुलिस, इंटेलिजेंस, LIU, IB और फोर्स, अर्धसैनिक बल, आर्मी, सबके होते मर रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि अगर जीना है तो मरना आना पड़ेगा। और जिस दिन, मैं फिर कहता हूं अपने लोगों को, एक बार जीने की ठान लो और जीना भी वो सम्मान का।
चंद्रशेखर जी, मैं केवल इसीलिए कह रहा था कि जो हमारे लोगों की मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे कोरोना आया, कोरोना में लाखों लोगों की जान गई, उसके बाद लगा कि जब भी चुनाव होगा बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी। दूसरा मैं नैरेटिव आप बताना चाहूंगा राम मंदिर के बारे में। जब राम मंदिर बना यहाँ पर, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो एक लहर चल गई कि भाई अब तो बीजेपी ने राम मंदिर का नैरेटिव सेट कर दिया है और यहाँ पर बीजेपी सुनामी ला देगी राजनीति में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों के बीच में जो मुद्दा है ये लंबे समय तक कैसे जिंदा रखेंगे, क्योंकि मुद्दे आते हैं चले जाते हैं। देखिए, उसी के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने कैडर तैयार किया और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश में हम पे इतना अच्छा नेतृत्व है कि वो इस कैडर के काम को मिशन 78 के जरिए तेजी से आगे बढ़ा रहा है। फिर आपने जब कहा कि कोरोना काल वो इतना तकलीफ दे था, और अभी झांसी की घटना आपने देखी, इस बार भी कितने लोगों की जान गई, अभी जयपुर में एक घटना घटी। फिर कह रहा हूं, भारत में लोगों की जान की कीमत कम है। और मुझे इस पे ये भी ऐतराज है कि मीडिया उस तरह से घटनाओं पे चर्चा नहीं कराती, जवाब नहीं मांगती, क्योंकि मीडिया को देख के ही परसेप्शन बनता है। मीडिया चाहे तो बड़े से बड़े आंदोलन को छोटा दिखा दे, और मीडिया चाहे तो एक छोटे से आंदोलन को बहुत बड़ा विरोध दिखा दे। तो मीडिया का भी कहीं ना कहीं दोष रहा, कोरोना काल हो या राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ। मगर जनता के जो मुद्दे हैं वो भी आज लोगों को समझना पड़ेगा। ये 21वीं सदी है, लोगों के पास सोशल मीडिया है, लोगों के पास फोन है, लोगों के पास तंत्र, लोग देखते हैं कि भाई ये सरकार जो कर रही है ये वास्तविकता में अच्छा काम कर रही है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। और आज जनता सरकार की सच्चाई से वाकिफ हो गई। हम 2 सीटों पे लड़े 2024 में, एक नगीना, दूसरी डुमरियागंज। डुमरियागंज में हम एक दिन पहले हमने तय किया कि हमारी लीडरशिप ने कि चुनाव लड़ना है, और आपके जान के खुशी होगी 81,000 से ज्यादा वोट हमें पड़े। बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी को 30-32 हजार वोट पड़े। और ये सोचिए कि अगर हमने पहले से वहां तैयारी की होती, जबकि लोग मन बना चुके थे, तो परिणाम वही होता जो नगीना में था। लोग अब समझदार हो गए और लोग देख रहे हैं कि कौन उनके लिए लड़ रहा है। होमगार्ड का मामला हो, पुलिस का मामला हो, रिफॉर्म का, या आशा आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे ग्राम चौकीदार का मामला हो, भोजन माता का मामला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी आवाज हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाई। सबके लिए हम लोग पार्लियामेंट में हमने आवाज उठाई, मंत्री जाके मिले, उनसे कहा, आग्रह किया कि साहब आप सरकार में हो तो करो ना। आपके अभी सरकार के मंत्री आए थे, उनसे भी मैं 3 दिन पहले मिला। मैंने उनसे कहा मैं नगीना क्षेत्र से जीत के आया हूं, उनको वहां की जनता का मेरे ऊपर कर्ज है। वहां महिलाओं को आज भी घर चलाने के लिए भट्टों पे काम करना पड़ता है, कोलू पे काम करना पड़ता है, उनको खेतों में काम करना पड़ता है, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, 100-120 ईंटें सर पे उठा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप वहां एमएसएमई के जरिए रोजगार की व्यवस्था कराओ। उन्होंने हालांकि मुझसे कहा कि आप आओ मेरे साथ बैठो, हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह वहां की महिलाओं को रोजगार मिले, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए मैं जो हमारे मिनिस्टर हैं MOS, उनके पास गया, उनसे मैंने कहा कि वहां के नौजवान को रोजगार कैसे मिले। तो इसके लिए मैंने कहा आपकी जो योजना है सरकार की, उसको धरातल पे ले जाने की जरूरत। मैं कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ विरोध करना है, हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों के काम आ सके, उनको आंसू पूछ सकें, उनके जिंदगी में खुशहाली ला सकें। और जिस तरह से हमने वन नेशन और वन एजुकेशन की बात हमने पार्लियामेंट में उठाई, 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम की बात हमने पार्लियामेंट में उठाई, अभी तक शायद नहीं उठा पाया कोई इस तरह से। और जिस दिन ये सिस्टम लागू होगा, आप देखना बहुत बड़ा बदलाव जो है देश में होगा। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी 3 दिन पहले पत्र लिखा कि अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और अब तो विपक्ष भी कह रहा है कि वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन हालांकि इनको देखने के लिए इनके कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे क्या काम हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कितना आगे बढ़ाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे को कितना मजबूत किया, ये भी आप देख सकते हैं इनके कार्यकाल के आधार पर। ये इसी से पता लग जाएगा कि कौन कितना अम्बेडकरवादी है। लेकिन फिर भी आज तो माहौल अच्छा है पार्लियामेंट में, तो मैंने 10-12 मांगे प्राइम मिनिस्टर को लिखी कि साहब आप देश के प्रधानमंत्री, इनको लागू करा दो, तो हम भी मान लें कि आप जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है। और अगर आप नहीं लागू कराते तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम और विपक्ष का बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम वो इसलिए दिखावा है कि आज कमजोर वर्गों पे बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से वोट का अधिकार है। ये वोट का अधिकार है जो खुद को राजा महाराजा कहते हैं, हमारी गलियों में आते हैं, हमारे पैर पकड़ते हैं, हमें भाई कहते हैं, हमारे बराबर में बैठते हैं, हमारे साथ भोजन करते हैं, हमारा झूठा पानी पीते हैं, और ये कहते हैं कि हम आपके अपने, हमें वोट दे दो। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया इन कमजोर वर्गों से, इनकी बस्तियों में पैर रखने नहीं आएगा कोई। और वोट होते हुए, अनुराग भाई, वोट होते हुए इनकी बस्तियों के हाल ऐसे कि आप वहां से कोट पैंट पहन के निकल नहीं सकते, क्योंकि
पानी की निकासी नहीं है और इतना इतना पानी भरा हुआ है सड़कों पे और बुरे हाल हैं। बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उड़ीसा होके आया, पीने के लिए पानी आज 75 साल बाद अमृत काल मना रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए मैंने कहा अमृत काल नहीं, धमकी काल है ये। धमकी दो, डराओ और सरकार बनाओ। चंद्रशेखर जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह से पार्लियामेंट में पहले बाबा साहब का अपमान हुआ, उसके बाद विपक्ष ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, बाबा साहब की जो तस्वीरें थी वो पार्लियामेंट में आ गई। उसके बाद बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। ये जो सांसदों के साथ मार पिटाई का मामला हुआ, आपको लगता है कि इशू को डाइवर्ट करने की वाकई कोशिश है या मामला कुछ और है? देखिए, एक सच को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। सच सच होता है, तो कई तरह के प्रयास किए गए। हालांकि विपक्ष के साथी उनके जाल में फंस गए, इसलिए पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो विपक्ष वहां विरोध कर रहा है, ये विरोध उनका नहीं है। ये विरोध और ये जो अपमान देश में रहने वाले करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, आपके यहाँ भी बहुत सारी एंकर हैं, बहुत सारी बहनें काम कर रही हैं। आज अगर इस देश में इंदिरा गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर बनी तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी नेता बहन जी 4-4 बार चीफ मिनिस्टर बनी महिला होने के बाद, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। और अगर देश में जो खुद को चाय बेचने वाला कहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, अगर पहले तो रानी का बेटा राजा बनता था, अगर वो भी प्राइम मिनिस्टर बने या आदिवासी मुख्यमंत्री महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। और मैं बैठा हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन, एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और देश की सरकार से अपने सवाल पूछता है पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये इस देश के संविधान ने दिया, जिसने हजारों साल की व्यवस्था को इतनी बड़ी चोट दी और समता समानता का के जो है इस पीढ़ी बिना काम करे अच्छे जीवन बिता सकती है। और एक तरफ वो लोग जिनके बच्चे रात को पेट पे हाथ फेर के सो जाते हैं और उनके माँ बाप जो है भोजन की जगह कोई बात उनको सुना देता कि कल आपका अच्छा दिन आएगा, इस तरह की व्यवस्था भी आज भारत में है। चंद्रशेखर जी, एक सवाल फिर दोबारा से मैं मायावती जी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो कभी दलितों की बात इतनी नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मायावती का दलितों को लगा कि भाई मायावती अब उनकी मसीहा नहीं रही हैं और उन्होंने उनको राजनीतिक शक्ति देने से मना कर दिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि तमाम दलों में होड़ लगी दलितों को लुभाने की कि भाई हम ही आपके सबसे बड़े मसीहा हैं। 2024 में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से संविधान की किताबें हाथ में ली और कहा कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, दलितों का आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो मायावती के हाथ से जो दलित फिसला है उस और एक मजबूत आंदोलन भीम आर्मी के रूप में 2014 से शुरू हुआ। जब हम राजनीतिक रूप से कमजोर हुए तभी हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को कंधों पे उठा के सामाजिक आंदोलन को भीम आर्मी के जरिए मजबूत किया। और वो इतना एग्रेसिव आंदोलन था कि भीम आर्मी का नाम सुन के अधिकारी अपने दफ्तरों के कुंडे बंद कर लेते थे कि भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं। उस आंदोलन में शक्ति थी, उस आंदोलन में गूंज थी, उस आंदोलन में विचार था, उस आंदोलन में जुनून था। उस आंदोलन की शक्ति से सभी दलों को लगा कि अगर ये आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता रहा तो फिर ये समाज इधर से हटके इस लीडरशिप में चला जाएगा। तो उसको कोशिश की जा रही है। लेकिन वो समाज समझदार समाज, वो जानता है कि समय समय पे किसी ने कमी नहीं छोड़ी जख्म देने में, चाहे वो जो आज सत्ता में इनसे पहले सत्ता वाले रहे हो और चाहे उत्तर प्रदेश में जो आज सत्ता में इनसे पहले वाले सत्ता वाले रहे हो। सब ने समय समय पे जब मौका मिला ऐसा इलाज किया कि हमारे आंदोलन ने इनको 10 कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने इनको 20 कदम पीछे धकेलने का काम किया। और आपने तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जुल्म नहीं हो रहा है।
आज मुसलमानों पे, आज जैनों पे, ईसाई, बौद्धों पे, आज पिछड़ों पे जो जुल्म हो रहा है वो भी किससे छिपा हुआ नहीं है। और जुल्म की शकल ये नहीं कि उनकी हत्या कर दी गई, जुल्म की शकल ये है कि उनके कारोबार खत्म किए जा रहे हैं, जुल्म की शकल ये है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जुल्म की शकल ये है कि उनकी हिस्सेदारी खत्म की जा रही है, जुल्म की शकल ये है कि उनकी लीडरशिप खत्म की जा रही है, और जुल्म की शकल ये है जो हम संभल में देख रहे हैं कि किस तरह जो है नंगा नाच जो है संभल में किया गया, और किस तरह से जो है जो इनके सियासी नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया गया। और अजमेर हो या कोई और प्रयास हो, ये सब भी इस बात का उदाहरण है। और मैं आपके मंच के माध्यम से आज कह रहा हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद आज आपके मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप अंबेडकरवादी जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन अगर किसी भी समाज को डराने काम किया जाएगा, चाहे वो हमारे जैन भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे बौद्ध भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, और चाहे हमारा बड़ा परिवार मुस्लिम परिवार के लोग हों, हम ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे अगर इनको अपमानित करने का काम किया जाए। यानी कि अब दलित पॉलिटिक्स के अलावा आप सब समाज की पॉलिटिक्स करेंगे। अब हम हर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ेंगे जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिस पर जुल्म हो रहा है। और जब हम किसी की आवाज उठाते हैं तो उसकी जाति नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि उसकी तकलीफ में हम क्या काम, उसकी मदद करके उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जाति, अब बाबा साहब अम्बेडकर का ने तो किताब लिखी जातिहीन समाज की, तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कि इस देश से जातियां खत्म कर दी समर्थन करती हैं, तो आप समझ लेना, मैं अपने समाज को भी कहना चाहता हूं, बहुजन समाज को, तो आप समझ लेना कि वो आपकी हितैषी हैं। और अगर वो कहें कि जाति व्यवस्था बना के रखेंगे, आपको पीटेंगे, आप पे जुल्म भी करेंगे, आपके अधिकार भी छीनेंगे और बाबा साहब का पोस्टर भी लहराएंगे, तो आप ये भी समझ लेना कि उनका अपना स्वार्थ है। चंद्रशेखर जी, जहां तक मायावती जी की बात है, तो दलित समाज की वो हीरो थी जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जब बनी, तो दलितों का सम्मान ऊंचा हुआ और उनको लगा कि उनका अपना कोई है। और मैंने कई बार उनकी कवरेज की, मैं उनके खुद, जैसे आप उनके फ़ैन हैं, आप उनको अपना गुरु मानते हैं, मैंने भी उनकी कार्य करने की क्षमता देखी। एक बार सुबह की बात है कि मैंने रात में एक खबर चलाई थी, मैं एक नेशनल चैनल में काम करता था, कि एक शादी थी, शादी में कुछ बदमाश कन्यादान का लिफाफा लूटकर फरार हो गए। और न्यूज़ चैनल में बहुत छोटी सी पट्टी चली, लेकिन उस जिले के एसएसपी को सुबह मायावती जी ने उठा लिया कि भाई ये तेरे क्षेत्र में घटना कैसे हुई, और उस एसएसपी को पता नहीं था कि ये कन्यादान का लिफाफा भी छीना है। तो ये मायावती के काम करने का वाकई तरीका भी था। एक बार की मैं आपको घटना बताऊं, वो एक काशीराम योजना में जो आवास बनते हैं वहाँ गई थी, तो उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से पूछा अपने लोगों से कि भाई आपके यहाँ पानी आता है, नहीं आता है, मुंह उठा के ऊपर। तो चौथी मंजिल वाले लोगों ने कहा आप पानी आता है, तो मायावती जी ने कहा अधिकारियों से मत डरो, अगर नहीं आता तो बताओ, ये अधिकारी ऊपर पानी भर के लाएंगे बाल्टियों में। तो ये मायावती का एग्रेशन था और लोग उससे बहुत खुश होते थे। ये जो महापुरुषों ने हमें संघर्ष करके, आप देखें ना बाबा साहब का संघर्ष, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, सुख सुविधाएं छोड़ दी। मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को भी नहीं देखा, पिता की डेथ हुई नहीं गए, बहन की शादी हुई नहीं गए। तो ये तो हमने अपने बहन जी ने भी, बहन जी आज भी हमारी हीरो, हमने ये उन्हीं से सीखा। और मैं कहता हूँ ये तो आपने पुरानी पिक्चर देखी, अब जब मौका मिलेगा तो अब नई पिक्चर देखना। अब मैं आपसे बस उसी पॉइंट, मैं चंद्रशेखर भाई उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, नई पिक्चर क्या होगी मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप वो नेता हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, और जिस जाति के लोगों पर जुल्म होता है उनके बीच में जाते हैं। तो इसीलिए आपके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इसी का नतीजा है कि आज आप देश की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जहां पर लोग आपको पहुंचने नहीं देना चाहते थे। उनका भी भला हो। जो नहीं चाहते थे उनका भला हो, और जो चाहते थे उनका ज्यादा भला हो। रही बात, मैं आपसे फिर ये कहूंगा, ये लड़ना हमने अपने महापुरुषों से सीखा है, और ये आज से नहीं तो लंबे समय से चली आ रही इस देश में। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और ये सांप्रदायिकता, ये सब चला आ रहा है धर्म के आधार पे, फिर अब जाति के आधार पे जुल्म जो है सदियों चला आ रहा है। और ये गुस्सा नहीं है, ये हमारा तरीका है जिससे हम अपने लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनको उनकी शक्ति का एहसास कराते हैं। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, अब जब मौका मिलेगा तो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि एनसीआरबी का डाटा आप देख लेना, जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में होगा, मेरी बात को आप याद रखें। और ये भी डाटा देख लेना, अगर नियत हो सरकार की, जैसे मैं आपका यहां का जिक्र करूंगा, मैंने एक कारोबार की बात की थी आपको, जूता व्यापारियों की। अब जूता व्यापारियों ने यहां की सरकार को पत्र लिखा
वित्त मंत्री को कि साहब हम पे से जीएसटी का टैक्स कम करो, क्योंकि आप तो रोजगार नहीं दे रहे, लेकिन हम यहाँ लाखों लोग जो हैं उस जूते के व्यापार से जुड़े हुए हैं। एक जूता बनता है जो मशीन से बनता है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक जो हाथ से बनता है, जो हैंडीक्राफ्ट जिस दायरे में हम उसको लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये देखो कि जहां भी उत्तर प्रदेश में हाथ से जूता बनता हो उसको आप जो है एक अलग कैटेगरी बना के इस पर टैक्स कम कर दो, जिससे ये लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन अभी तक मैंने भी पत्र लिखा, लेकिन वित्त मंत्री ने सुत नहीं ली। मगर आप सोचो कि सरकार रोजगार देने में फेल हो रही है और ये लोग रोजगार दे रहे हैं। मशीन से जूता बनेगा तो 1 घंटे में 50 जोड़ी जूते बन जाएंगे, 100 जोड़ी, लेकिन हाथ से बनेगा तो 1 दिन लगेगा। लेकिन जब सरकार रोजगार नहीं देखती, रोजगार के जो दूसरे अवसर है, तो इनका टैक्स क्यों नहीं कम करती सरकार? और मैं इनसे भी कह रहा हूं, सरकार कम करे ना करें, जब हमें मौका मिलेगा तो टैक्स नहीं कम करेंगे, सब्सिडी भी देंगे आप लोगों को, आप चिंता मत करो। चंद्रशेखर जी, एक सवाल मेरा फिर मायावती से जुड़ा है। मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है, लेकिन पैसा बहुत है, ये सब जानते हैं। खैर, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो टिकट देने की प्रथा है, जब तो कोई व्यक्ति चंदा नहीं देता तब तक पार्टी में टिकट नहीं मिलता, चाहे पार्टी के कितने पुराने नेता हों और जो या चुनाव जीतने की दक्षता रखते हों, उनको भी टिकट नहीं मिलता। शायद यही कारण है कि आज बसपा अपने हाशिए पर है। और एक सवाल इसमें मेरा ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी अभी गरीब पार्टी है, क्या वो भी चंदा लेकर टिकट देंगे या वाकई दक्ष लोगों को टिकट देंगे? देखो, मैं शायद आप जवाब नहीं दे पाओगे अनुराग भाई। आप मुझे ये बता दो कि बीएसपी के पास कितना फंड है, अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी, और फिर ये भी बता दो कि कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी और भाजपा के पास कितना फंड है, ये भी बता दो। और ये भी बता दो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा किसको मिला, ये भी बता दो पूरे देश को। आज आपके चैनल के माध्यम से पता लग जाए कि चंदा देके धंधा लोग का काम इस देश में कौन कर रहा है। और आप सारे सवाल उनमें पूछ रहे, वो सरकार में नहीं, ना वो विपक्ष है ना सरकार में। आप मुझसे सरकार में पूछते तो मैं बताता किस तरह इस देश को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार नीचे से भी लूट रही है और ऊपर से भी लूट रही है, और जनता की जेब खाली हो रही है। रही बात टिकटों की, तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो पॉलिसी किसी पार्टी पे नहीं है, चाहे 100 साल पुरानी हो चाहे 70 साल पुरानी हो। हम लोकशाही में हैं और हमारी स्टेट की टीम तय करती है कि किसको लड़ाना है, और वो जिले से आती है बात, और वो जिसको तय करते हैं मैं उनसे ही कह देता हूं, जो स्टेट के प्रभारी। अक्सर वो कहते हैं कि आपको साइन करने चाहिए, मैं कह देता हूं कि आप ही करो, मेरा काम तो एक कार्यकर्ता का है। हमारी पार्टी विचारधारा के आधार पर है। और रही बात, मैं उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उनके ऊपर आरोप लगे, इनका जवाब उनको देना है। लेकिन ये सच है कि पैसे की राजनीति से गरीबों के अंदर जो नेतृत्व था, जो संघर्ष का नेतृत्व था, वो नेतृत्व आना बंद हो गया है। और इसमें सिर्फ पैसा नहीं, इसमें परिवार भी योगदान में आता है। आज कोई लीडरशिप उठा के देख लो किसी पार्टी की, सब कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन सबके यहाँ बराबर है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हम इन दोनों चीजों से दूर होके, और मैं आज इस मंच से आपसे कहता हूं, कोई नहीं कह पाएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, हमारे लीडर सुन रहे हैं, मैं आज आपको इस मंच से कहता हूं कि मेरे परिवार में जो आने वाली पीढ़ी है वो इस पार्टी में अगर काम भी करना चाहेगी तो वर्कर बन के काम करेगी, लीडर बन के कभी नहीं काम करेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि वो किसी और प्रोफेशन में जिसमें उनका दिल हो उसमें जाके काम करें। क्योंकि अगर मेरे बाद कोई आंदोलन को चला पाएगा तो वो चला पाएगा जिसने मेरी तरह जुल्म सहा होगा या जिसमें लड़ने की शक्ति होगी। मेरे परिवार का बच्चा जो है, जो सुख सुविधा में पलेगा, क्योंकि मुझे तनख्वाह मिलती है, वो नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि लड़ने के लिए फिर फौलाद का जिगरा चाहिए होता है। गोली खाना कोई आसान काम नहीं, गोली की आवाज से लोग भाग जाते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। मैंने एक बार में 250-250 लाठियां खाई है, और जब रीढ़ की हड्डी चटकती है ना तो पसीना कहां से आता है आप शायद ना जानते हो, मुझे पता है। चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि आप परिवारवाद के खिलाफ है, और बहुत अच्छा लगा कि आपने खुले मंच से कह दिया कि जब आप राजनीति में और ज्यादा सफल हो जाएंगे तो आपके परिवार से कोई नहीं आएगा, बल्कि वो लोग आएंगे जो आपके संघर्ष के साथी हैं, जिनमें वाकई ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये बात आपकी अच्छी ये आपके पास रहेगी। हाँ, अब ये होता क्या ना, कोई कह देता तो बाद में वो एक क्लिप चिपकाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि 2027 का चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या समझौता करेंगे, किसी से कोई गठबंधन होगा? देखो, जनता से उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज से गठबंधन करना है, और बाकी अगर चुनावी अलायंस कोई होगा तो वो स्टेट की लीडरशिप तय कर देगी। जो वो तय कर देगी, हम तो उनके सामान्य कार्यकर्ता वही मानेंगे उनकी बात को। क्योंकि लोकशाही, आप कहते हैं लोकशाही, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। अगर उनको लगेगा गठबंधन करना तो करेंगे, और नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, बस लड़ेंगे मजबूती से। लेकिन आपकी विचारधारा परिवारवाद के खिलाफ है, और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की बात करें, उनमें परिवारवाद है, तो अपनी विचारधारा के साथ समझौता करेंगे आप?
मैं आपको फिर बता दूं, पॉलिटिकल अलायंस परमानेंट नहीं होते हैं। इस पे आपको मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे कोट दे सकता हूं। उन्होंने कहा अगर 51% सहमति हो तो हम राजनीतिक समझौते कर सकते हैं। वो ये भी नकारते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता करो, वो भी कहते हैं साथ खाना भी ना खाओ, लेकिन अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए और जो नुकसान हो रहा है प्रदेश को, देश को, उसको उस नुकसान को रोकने के लिए, प्रदेश की जनता और देश की जनता की खुशहाली के लिए अगर 51% सहमति हो तो मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। हम अपनी पार्टी में उनके विचार नहीं ला रहे हैं, उनके विचार उनके साथ है और हमारे विचार उनके साथ है, अपने साथ हैं, और हम अपने विचारों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये बात भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, बहुत फेमस हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि जी हरियाणा में सरकार इस नारे ने बनवा दी, महाराष्ट्र में सरकार बनवा दी। आप क्या कहना चाहेंगे इस नारे के बारे में? नहीं, मुझे किसी के नारों पे कुछ नहीं कहना, मगर इस नारे से हमारे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बहुजन समाज जब तक 6743 जातियों में बटा रहेगा तभी तक कटता रहेगा, तभी तक लूटता रहेगा, तभी तक पिटता रहेगा। और जिस दिन एकजुट हो गया, बहुजन समाज बन गया, उस दिन ना लूटेगा, ना कटेगा, ना पिटेगा, और आत्मसम्मान का जीवन, स्वाभिमान का जीवन जिएगा, मुख्य धारा में आएगा और वो सुख सुविधा प्राप्त करेगा जो सुख सुविधा इस देश के उद्योगपति और जो ताकतवर लोग हैं वो लोग ले रहे हैं। यानी कि इस नारे का इस्तेमाल आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए कर ही लिया? मेरा पर्सनल फायदा तो यही है कि ये मूवमेंट आंदोलन आगे बढ़े। मेरा पर्सनल भी ये है, मेरा परिवार भी ये है, और मेरा सब कुछ यही है कि बहुजन समाज अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। संबल के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी वहां पर जाना चाहते थे, आपको नहीं जाने दिया गया। संबल में सरकार के सारे पे नंगा नाच हुआ, और संबल में जिस तरह से लोगों को पीटा गया, लोगों पे गोलियां चलाई गई, ये लोकतंत्र की हत्या थी। और अपने अपराध छिपाने के लिए वहां लोगों को जाने से रोका गया। सब सरकार की देखरेख में, कोई छिपावा नहीं है। जब हम ताकत में आएंगे इसकी जांच कराएंगे और जांच दोषी अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करेंगे कि दोबारा कोई ऐसा अधिकारी ऐसे काम ना करे। आपने जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग राजनीतिक पिक्चर बनाने लगे। उस राजनीतिक पिक्चर का क्या खुलासा आप करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? क्या किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना राजनीतिक काम है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं है राजनीतिक काम, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी काम, कोई भी स्टेप बिना काम के नहीं होता, उद्देश्य होता है। मैं ये बताता हूं आपको, इस्लाम का एक कोट है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं और उसके पीछे आपका स्वार्थ है, उसमें आप कोई मदद चाहते हैं, तो मदद जो है वो जो आप मदद कर रहे हैं वो बेकार साबित हो जाती है, वो मदद नहीं रहती, वो स्वार्थ हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम कोई भी काम करते हैं, आज चुनाव नहीं था, देखिए मैं 21 तारीख में गया, 20 में वोट पड़ गए थे, तो मैं ये भी नहीं कहा कि चुनावी फायदा हो जाए, लेकिन मैं अपने किसी साथी का हाथ नहीं छोड़ता। जिसको मेरी जब जरूरत होती है उसके साथ खड़ा था, और जिसके साथ मैं खड़ा हूं, और जिसके साथ नहीं हूं, जिसके साथ उसके साथ हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है या घर में है या महल में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी जो क्षेत्र हैं उनमें दलितों को जो आरक्षण मिला है उस पर भी लगातार बहस चल रही है। ऐसे में आपने एक नया विवाद छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी को शायद आपने पत्र लिखा है कि जो प्राइवेट क्षेत्र है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट क्षेत्र इसके लिए तैयार होगा? प्राइवेट क्षेत्र कौन होता तैयार नहीं होना? तो सरकार की ताकत है। जब सरकार लेटरल एंट्री कर सकती है, जब सरकार निजीकरण कर सकती है, तो निजी क्षेत्र कैसे बने आप ये समझिए ना। उनको जैसे एक कंपनी लगती है तो उसको 1000 बीघे जमीन 1 रुपए की लीज पे दी जाती है 100 साल के लिए। वही जमीन अगर किसान को दी जाएगी तो हजारों रुपए लिए जाएंगे, लाखों रुपए लिए जाएंगे। फिर उनका कितना टैक्स छोड़ा जाता है, टैक्स फ्री किया जाता है, फिर उनको तमाम तरह की सुविधा दी जाती है, फिर उनको जो है लोन दिया जाता है। वो सब जनता का पैसा हो। जब जनता का पैसा आप किसी सेक्टर में लगा रहे हो तो जनता के तो सेक्टर हुआ, और जनता के सेक्टर में अगर आप 85% कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने काम कर रहे हैं, उनको हिस्सेदार देने काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या बुराई है? आप ये बताओ, अभी EWS लागू हुआ, क्या संविधान में इसका प्रोविजन है? संविधान में आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन और हिस्सेदारी, ये उसका आधार है। लेकिन आपने तो आर्थिक आधार पर कर दिया। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये बात कहते हो तो मैं ये मान लेता हूं कि जो EWS है उसके जरिए अयोग्य लोग कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर को तैयार नहीं होना चाहिए, और अगर EWS के जरिए योग्य व्यक्ति जा रहे हैं, जो काबिल हैं वो जा रहे हैं, तो फिर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण, और मैं कहता हूं जब हम पे मौका मिलेगा हम इसको लागू कराएंगे। हम नहीं जानते कोई क्या सोचता है, हम इसको लागू कराएंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। चंद्रशेखर जी, आपकी पार्टी ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा था जी। पहले आपको कहा जाता कि आप लोग मायावती के वोट काट रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा के कुछ सीटों को मैंने देखा वहां पर लगा कि बसपा ने अगर आपका वोट ना काटा होता तो आपके प्रत्याशी चुनाव जीत जाते।
बसपा भी हमारा ही परिवार है, छोड़िए। और ठीक है, जो लोग उधर थे अब वो भी इधर आ जाएंगे कुछ देर बाद, सब ठीक हो जाएगा फिर। देखिए, आप मेरी बात को जानिए, इस समाज, जिस समाज को आप बार बार कह रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं जिसका, मैं टारगेट कर रहा नहीं कहूंगा, ये समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। अगर मैं इनको एक कॉल दे दूं ना, आज कह रहा हूं आपसे बैठ के कि कल सड़कों पे आना है, तो सरकारें घुटने पर आ जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना, मैंने इनको रोक रखा है, ये बहाव है। इनको एक बार 2 अप्रैल को मैंने कहा था कि जाओ जाके दिखाओ शक्ति अपनी, तो 3 दिन में सरकार घुटनों पे आ गई थी और पूरी कैबिनेट ने जो है SC/ST एक्ट पे जो है दोबारा से उसको ताकतवर बनाया था। मैं इनको रोक के बैठा हूं कि मान जाओ, अभी समय आने पे तुम्हारी ताकत का यूज किया जाएगा, रुक जाओ। चंद्रशेखर जी, जब भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव हारती है या कहीं चुनावी मंथन की बात होती है या कांग्रेस की बात, तो उनके इंटरनल लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि भाई हम लोग अलग अलग इलाकों में दलित पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। दलितों के नेता तो बहुत हैं लेकिन स्टेबिलिटी वो नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की कमी के बाद एक दलित नेता की जगह खाली है, तो क्या माना जाए, इस मंच से आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो कमी पूरी हो गई है चंद्रशेखर आजाद के रूप में? नहीं, आपका सवाल आपको दोबारा कहना पड़ेगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। सवाल मेरा ये था चंद्रशेखर जी कि मैं पश्चिमी यूपी की बात करता हूँ। ठीक है। पश्चिमी यूपी में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तो जो उनके नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग भाजपा में दलित लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए हैं। नेता तो बहुत हैं लेकिन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है। उसके बाद मायावती जी की पार्टी की मैं बात करूं तो मायावती जी जब से कमजोर हुई हैं पॉलिटिक्स में, तो एक दलित नेता की जगह खाली है। तो क्या माना जाए कि चंद्रशेखर आजाद ने वो कमी पूरी कर ली है? अब उत्तर प्रदेश, मेरे माथे पे लिख दो कि मैं दलित नेता हूं, क्योंकि जब तक आप मेरे माथे पे दलित नेता नहीं लिखोगे तब तक मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को सुकून नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ कि मैं कमजोरों का नेता, बहुजनों का नेता कैसे बन सकता हूं? मैं वही काम करने लगूंगा, ये बता दो पहले आप मुझे। ये बताओ कि मैं दलित समाज में पैदा हूं, इसीलिए आप मुझे दलित नेता बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ। फिर आप योगी जी कहो कि वो ठाकुर नेता हैं, फिर आप मोदी जी को कहो कि वो अपनी जाति के नेता, फिर अमित शाह जी को अपनी जाति के नेता, फिर राहुल गांधी जी को अपनी जाति के नेता। क्यों इस काम को करना चाहते हैं आप नहीं लोग? चंद्रशेखर जी, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं। दरअसल राजनीति बिना जाति की नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। राजनीति में मैं तो जातिविहीन समाज की बात कर रहा हूं। जाति का शब्द ही नहीं है, और वाकई ऐसा होना चाहिए, जाति विहीन समाज होना चाहिए। चलिए चंद्रशेखर जी, इस सेशन के अंत में मैं आपसे कुंभ के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। किसके बारे में? कुंभ के बारे में, जो कुंभ महामंथन हो रहा है हमारा। अच्छा। तो कुंभ को लेकर आपको क्या लगता है कि एक सोशल कॉज है बड़ा, क्योंकि वहां पर ना हिंदू, ना कोई दलित है, ना कोई बड़ा है? नहीं, ये बताओ, सोशल कॉज है तो वहां से बहुत सारे लोगों की एंट्री बैन क्यों कर दी आपने? अगर सोशल कॉज, अगर वो सोशल कॉज है तो आपने ये जो सरकारी पैसा आप वहां लगा रहे हैं, आपने इतने लोगों की एंट्री क्यों बंद की है? फिर सबकी एंट्री होनी चाहिए कि वहां व्यापार कौन करेगा, वहां दुकान कौन लगाएगा, आपने बंद किया है ना। तो ये सोशल कॉज नहीं है, ये सरकारी कॉज है। और मेरा बस चलता, मैं ये सारा पैसा शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के बच्चों की फीस में, उनके स्कॉलरशिप में लगा देता कि उनके बच्चे उन्नति के बगैर सामाजिक गैर बराबरी दूर होने के लिए इनकी आर्थिक उन्नति भी होना जरूरी, जिसका किसी सरकार पे कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों पे इसका आर्थिक उन्नति का रास्ता है और हम लोग आर्थिक उन्नति करेंगे, इनको मुख्य धारा में लेके आएंगे और तब आप देखना समाज में बदलाव होगा। तब वो होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो नहीं नारा लगाने से नहीं बनेगी बात। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय बहुत बेबाकी से रखी और आपकी बातों को सुनकर मुझे लगा, पहले तो आप मायावती जी के बारे में काफी बोलते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं और 2027 में मुझे लगता है कुछ वाकई बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सांसद जी, एक अभी रुकेंगे, एक मिनट, अभी समय, एक मिनट, अभी समय है। चंद्रशेखर जी एक मिनट, अभी समय है भैया, सम्मानित होंगे अभी, एक मिनट। चंद्रशेखर जी, क्योंकि बहुत शुक्रिया, आपका आभार, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप युवाओं को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। युवा आपकी तरफ बहुत आकर्षित होता है और इसलिए कहा भी जाता है कि संघर्षों के साये में बदलाव की अग्नि जलती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। बहुत बहुत आपका मैं इसको थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूं। हाँ प्लीज, जरूर। कि संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत
और एक मिनट। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, एक चीज। हाँ, चंद्रशेखर जी, क्योंकि डॉक्टर रजत अरोड़ा, एमडी यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, वो उनके सम्मान में अभी स्टेज पे हैं। प्लीज नारेबाजी नहीं। हाँ, तो अभी उनके सम्मान में डॉक्टर रजत अरोड़ा, जो कि एमडी हैं यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, उनको नारेबाजी। 1 मिनट भैया। चलिए, तो लगातार ये सम्मानित करने का सिलसिला भी जारी है और बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद ख्याल वाले चंद्रशेखर आजाद। चलिए